I intend to cover this press conference in 3 portions. First of all, I like to explain in front of you the narrative as such, and after that we will have the interactive session where I feel that we three, basically the ex-servicemen officers who are representing all the officers from Kotli today, will like to answer your questions. And in the last portion, if there is something unofficial which is to be discussed between you and me, that will also be welcome. बयानिया से आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का एक ख़ास तबका, ये मुस्लिम लीग नून पूरी जो पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार रही इतने अरसा में, ये बयानिया उस सारी पार्टी का नहीं है, बल्कि चंद इंडिविजुअल्स का है। और वो चंद इंडिविजुअल्स वो होते हैं जो कि मैं ये समझता हूँ कि मुख्तलिफ लोगों के इशारे के ऊपर एक ख़ास तरह की बातें करते हैं, फिर उस पर मीडिया में डिस्कशंस शुरू होती हैं और उन डिस्कशंस की बुनियाद के ऊपर फिर एक राय आमा कायम की जाती है। मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक ये जो बयानिया है, ये 5th जनरेशन वॉरफेयर जिसको आप कहते हैं, ये उसका हिस्सा है। और 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म की स्ट्रेटजी होती है जिसमें एक कौम को फ्रॉम इनसाइड डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। डिवाइडेड मतलब ये है कि इसको तकसीम कर दिया जाता है मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी में। आप ये देख रहे हैं कि एक आदमी जो करप्शन की बेस के ऊपर मुल्क से बाहर जाके बैठा, वहाँ से वो एक नैरेटिव, एक ख़ास किस्म की बात शुरू करता है और फिर उसकी लाइन में उसके जो भी गुलू बट तरह के लोग होते हैं वो उसके ऊपर फिर बात करना शुरू करते हैं। एक ख़ास ज़हन के ऊपर ये चीज़ तारीख की जाती है कि एक्चुअल प्रॉब्लम ये है, जबकि हकीकत ये है। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ, ख़ास करके जो मीडिया के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे, कि अगर आप ये जो हमारी किताब आई थी पिछले दिनों में जिसने बड़ी शोहरत पाई थी, इस किताब का नाम था स्पाइस कैंडल्स, और ये किताब 2 बंदों ने मिलकर लिखी थी। एक पाकिस्तान के एक्स DGISI थे जनरल दुरानी, और दूसरे थे AS दलत जो कि राह के चीफ रहे थे इंडिया में। इन दोनों ने ये किताब मिलकर लिखी थी। इस किताब का एक बड़ा पोर्शन जो है वो डीप स्टेट के ऊपर है। अब ये डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं जानता हूँ कि मीडिया वाले जो हैं जर्नलिस्ट, उनको ये पता है कि डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। डीप स्टेट का वो कॉन्सेप्ट जो इस किताब में दिया गया, वो कॉन्सेप्ट आपको मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि वो पाकिस्तान में आपने ना देखा है ना आप देखेंगे। वो डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अमेरिका में मैं अब तो जो चाहूँगा आपकी, अमेरिका में कोई काम ऐसा नहीं किया जाता जो कि स्टेट के अगेंस्ट हो, ना बात की जाती है, ना उसके ऊपर कोई इस तरह का रिएक्शन दिया जाता है, ना उसके ऊपर कोई काम किया जाता है। इसी तरीके से मैं आपको ये भी गुजारिश करता हूँ कि आपको आगरा की वो समिट याद होगी, जिस समिट में एक ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को बल्कि पता चल गया था कि कश्मीर के ऊपर डिसीजन हो गया हुआ है। एक अंदर बातचीत हुई, अभी बातचीत अंदर जारी थी कि बाहर एक बंदा जो उनके जो मिलिट्री का सर्विंग ऑफिसर है, वो बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो ये कहता है कि ये हमारी टॉक्स फेल हो गई है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उस बंदे को किसने ये कहा था कि ये टॉक्स फेल हो गई हैं। ये जो किताब है, मैं जिस किताब का आपके सामने नाम लिया, ये इस किताब में इसका डिटेल में जिक्र किया गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस किताब को जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, इसको ज़रा दोबारा एक दफ़ा पढ़ लें। तो डीप स्टेट ये है। डीप स्टेट वो नहीं है कि पाकिस्तान में जिस बंदे का दिल चाहता है वो मुंह उठाता है और एक बात कर देता है, उसके ऊपर ना कोई चेक होता है ना बैलेंस होता है। एक बात करता है और ये बगैर सोचे समझे बात करता है कि ये जो मैं बात करने लगा हूँ इसका स्टेट की सिक्योरिटी के ऊपर और स्टेट की बका के ऊपर इसका असर क्या होगा।
अब ये देखें, मैं आपसे गुजारिश ये करता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा कि ये स्टेटमेंट इशू ये की जाती है कि हमारे आर्मी चीफ के अगेंस्ट और एक ख़ास अदारे के सरबराह के अगेंस्ट ये कहा जाता है कि ये इस बंदे ने ये किया है, लेकिन ये बाकी अदारा मेरा है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप इस अदारे को तकसीम कर दें, यानी इस अदारे के जो कमांड है और अंडर कमांड में एक वेज क्रिएट कर दें। जब ये वेज क्रिएट की जाती है तो फिर कॉन्फिडेंस जो होता है, मतलब ये होता है कि ये जो वेज क्रिएट करेंगे तो ये कमांड के ऊपर असर पड़ेगा, और जब कमांड के ऊपर असर पड़ता है तो ये गेम है लाइफ एंड डेथ की। जो मिलिट्री फोर्सेस की जो गेम होती है, ये लाइफ एंड डेथ की गेम होती है कि चीफ आपको एक ऑर्डर करता है और आपने वो एक्शन कंप्लीट कर देना होता है। और पाकिस्तान में ख़ास करके आपको पता है कि मिलिट्री किसी स्टेज के ऊपर कोई ऐसा काम मिलिट्री ने नहीं किया होगा जो कि एक सिविल अदारे को ज़रूरत पड़ती है। आप देखें, मीटर रीडिंग से शुरू कर लें, सैलाब के ऊपर शुरू कर दें, भाई रायशुमारी के ऊपर शुरू कर दें, ये जो हम मतलब मर्दमशुमारी करते हैं इसके ऊपर बात कर लें। मतलब मैं ये कहता हूँ जो वार अगेंस्ट टेरर है इसके ऊपर बात कर रहे हैं। कराची के हालात आप सब लोगों को पता थे। अगर आपने ये कॉन्फिडेंस, जो पर्पस ये कि जी कॉन्फिडेंस लूज़ किया जाए चीफ के अगेंस्ट, तो फिर जब वो उस कॉन्फिडेंस को लूज़ करेंगे तो ये जो हमारे बच्चे और आपके बच्चे और ये जो जवान जो अपनी मतलब ना जिंदगियाँ कुर्बान करते हैं, तो फिर वो कैसे कुर्बान करेंगे? आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? आप समझ रहे हैं ये बात को? तो मकसद ये है कि चीफ को टारगेट करना। और ये भी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये गौर से सुन लें और इसके पर ज़रा कंसीडर करना। अगर पाकिस्तान में जो कुछ कहा जा रहा है मिलिट्री के बारे में या चीफ के बारे में या डीजी के, किसी भी डीजी के बारे में जो कहा जाता है, अगर उसका 1% भी सच्चा हो, तो आज तक जितने भी चीफ गुजरे हैं, ये सारे जनरल्स जो गुजरे हैं, किसी जनरल का बेटा जनरल क्यों नहीं बना? मेरा सवाल है ना मीडिया से, किसी जनरल का बेटा जनरल क्यों नहीं बना? बेटे से बड़ा अजीज कौन होता है? सियासत में आप देखें ना, कौन है बता, मुझे एक बंदे का नाम ले लें कि उसका बेटा मौजूद था और उसने उसको सियासत में नहीं लाया। आप किसी एक बंदे पर भी यकीन नहीं करते, आपके साथी को, लेकिन किसी जनरल का बेटा यहाँ पाकिस्तान में, मैं मैकार्थर की बात नहीं कर रहा, वो इसलिए कि अमेरिका का एक अपना सिस्टम है, बाप भी जनरल है और बेटा भी जनरल है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। तो डीप स्टेट, अगर डीप स्टेट ने अगर इतना बड़ा काम पाकिस्तान में करना था, तो जिस हालत में आज है पाकिस्तान, कटा हुआ, फटा हुआ, मतलब गुर्बत से भरपूर, तो अगर ऐसा होता तो फिर पाकिस्तान, अगर डीप स्टेट या मतलब जिसको आप बात कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट जिसको आप कहते हैं, अगर एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल सिविल के किसी अदारे पर होता, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि ये जो बात मैंने आपको कही है ये क्यों ना होती। अगली बात करता हूँ। बात यह है कि हम ये कहते हैं, नारा ये है कि वोट को इज्जत दो। आप लोगों के, मेरे जहन में, अवाम के जहन में ये बिठाया जाता है कि पाकिस्तान में वोट की इज्जत कोई नहीं है। तो मैं गुजारिश आपसे ये करता हूँ कि मुस्लिम लीग नून मुझे एक हल्के का बता दे कि हमने फलां हल्के का कहा था कि इस हल्के को हम खोलें और वो हल्का नहीं खुला। हल्के को खोले ना, अंगूठों के निशान देखें। ये एस्टेब्लिशमेंट ने जाके अंगूठे तो नहीं लगवाए। पीटीआई का जो अभी प्राइम मिनिस्टर है, इसने तो चीख के कहा कि 4 हल्के खोल दें, और वो 5 साल हुकूमत पूरी कर दी मुस्लिम लीग नून ने, और वो 4 हल्के ना खुले, ना उसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन दी गई। तो बात यह है कि अगर आप समझते हैं कि वोट को इज्जत नहीं दी गई, अगर ये वोट नहीं था, तो गुजारिश करता हूँ कि जी एक हल्के को खुलवा लें और चेक कर लें कि ये जो अंगूठों के निशान हैं या जो मतलब उसकी आपने ऑडिट करवाना है तो आप उसको ऑडिट कराएं। आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा वोट था जिसने पाकिस्तान में हुकूमत बनवाई है। तो ये मैं गुजारिश आपसे ये करता हूँ कि हम एक्स सर्विसमैन की हैसियत से जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुस्लिम लीग नून के इस बयानिया को दिल से कंडेम करते हैं, और ये हम समझते हैं कि ये स्टेट के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की स्टेट के ख़िलाफ़ कहीं बाहर से जाने में या अनजाने में उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अमल किया जा रहा है, जो कि मैं ये समझता हूँ कि एक वो उस लेवल के लोग, जिस लेवल के ऊपर, जिस लेवल से ये आवाज़ आई है, उस लेवल के लोगों को जिनके पास स्टेट के सीक्रेट्स होते हैं, वहाँ से आवाज़ नहीं आनी चाहिए थी। और आपको पता है कि हम
बुनियादी तौर पर पूरी की पूरी कौम इन हुक्मरानों की वजह से, इन हुक्मरानों की वजह से, सारे नहीं लेकिन उन हुक्मरानों की वजह से जो करप्शन में सर से पांव तक डूबे हुए हैं, उसकी वजह से आज इस मुल्क में करप्शन इतनी आम हो चुकी हुई है कि हर बंदा करप्शन की तरफ जाता है। आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाएं, आपको ये नज़र आएगा कि एक नॉर्मल काम जो कि रूटीन में जिसको हो जाना चाहिए था वो काम भी नहीं होता। तो ये है कि जो ऊपर बंदा बैठा हुआ है अगर वो करप्ट है तो नीचे जो सारे के सारे जो नीचे होंगे वो उसकी लाइन को टो करेंगे। और मैं ये आपको मैं भी बता दूं कि मेरा 35 साल का तजर्बा है। मीडिया वाले यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये जानते हैं और मैं थ्रू आउट कमांड पर रहा हूँ। मेरा ये दावा है कि अगर कमांडर करप्ट नहीं है, वो चोर नहीं है, तो नीचे वाले किसी बंदे में जरूरत नहीं पड़ती कि वो चोरी कर ले या वो जो है ना करप्ट हो जाए। ये मैं आपको ये दावे से कहता हूँ। लेकिन टॉप वाले बंदे को चाहिए। अच्छा, एट टाइम्स ये भी होता है कि आपके पास चॉइस ही नहीं होता। जब आपके पास चॉइस नहीं है तो उसके बाद तो फिर आपने उन्हीं लोगों में से लोगों को लाना होता है जो आप ये समझते हैं कि लेसर लेवल के तौर पर आपको एक्सेप्टेबल होंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि जी हमने जो आज आपके सामने हाजिर हुए हैं एक्स सर्विसमैन की से गुजारिश ये करते हैं कि आप भी हमारा साथ दें। हम इस नैरेटिव को कंडेम करते हैं और दिल से कंडेम करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ये जो बात हमारी समझ में आ गई है कि आप मुस्लिम लीग में मैं आपसे वेरी सिंपल एक बात पूछना चाहूँगा। ये जितने मामला में जो उनकी सूरत हाल है इसमें आप क्या नहीं, पाकिस्तान जो है ये हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ये बनवाया था और ये बहुत बड़ी कुर्बानियों से बनवाया गया हुआ है। पाकिस्तान में इस पाकिस्तान को बनने के लिए खून की नदियाँ बहाई गई हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर डेमोक्रेसी होगी और वही डेमोक्रेसी जो प्योर डेमोक्रेसी है, मैं ये समझता हूँ उसके अलावा इस मुल्क का कोई हल नहीं है। कोई किसी नाम की मिलिट्री डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। चलिए मैं अपने क्वेश्चन को सिंपल कर देता हूँ। क्या आप इसकी आप बात करते हैं? हाँ जी, अच्छा, आपका मतलब है कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी। आई थॉट कि जी आप ये कहना चाहते हैं कि जो कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है आप उसकी बात करते हैं। देखिए, एक बात है कि आपने ये देखा होगा, ये मैं मिसाल देता हूँ आपको बांग्लादेश की। बांग्लादेश में तकरीबन हमारे जैसे हालात थे ना, तो उनके यहाँ डेमोक्रेसी कुछ अर्से के लिए कंट्रोल की गई थी और वो कंट्रोल मिलिट्री के हाथ में नहीं था, वो किसी और इंस्टीट्यूशन के हाथ में था। और प्रोबेबली मैं यकीन से चूँकि ये रिकॉर्ड हो रही है चीज़ें, तो मैं ये समझता हूँ कि वो जुडिशरी के हाथ में थी। जुडिशरी उसको कंट्रोल कर रही थी उस डेमोक्रेसी को। और उसके बाद आप समझते हैं कि वो भी हमसे आगे निकल गए। ये मानेंगे ना आप इस बात को? तो मैं ये कहता हूँ कि आप मिलिट्री को छोड़ दें। मिलिट्री, बिल्कुल मिलिट्री का मैं किसी रोल के हक में नहीं हूँ, किसी रोल का हामी नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात करता हूँ डेमोक्रेसी होनी चाहिए पाकिस्तान में, लेकिन डेमोक्रेसी को आप कुछ अरसे के लिए आपको जिस तरीके से वहाँ पर किया गया था इस तरीके से मैं ये समझता हूँ इस वक्त नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप किसी मजबूरी में हैं, किसी ट्रबल में हैं और आपके मतलब हालात ऐसे हैं कि आप वो नहीं कर सकते, तो आप कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी का नाम ले सकते हैं। लेकिन मैं पाकिस्तान में प्योर डेमोक्रेसी के अलावा किसी चीज़ के हक में नहीं हूँ। कि चूँकि मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर उसको शामिल इस वजह से करना चाहता हूँ कि कोटली का जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये इसके अंदर तकरीबन 22,000 के करीब, ये सुन रहे हैं, तकरीबन 22,000 के करीब एक्स सर्विसमैन, नहीं सॉरी 52,000 के करीब, सॉरी मैं आई करेक्ट माई सेल्फ, 52,000 के करीब एक्स सर्विसमैन है यहाँ पर। और यहाँ कोटली के अंदर कम से कम 50 के करीब अफसर हैं, रिटायर्ड अफसर कोटली के रहने वाले। मगर प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है? मसला हमारे साथ ये है कि आप यहाँ पर कोटली में रह नहीं सकते। और ये आपको पता है कि क्यों नहीं रह सकते? इसलिए नहीं हम रह सकते यहाँ पर कि यहाँ पर आपके पास मेडिकल फैसिलिटी कौन सी है। अगर ये जो लोग रिटायर होके आते हैं, ये याद रखें, देख लें, छोटा सा ये पॉइंट बना था पाकिस्तान में कि शायद रिटायरमेंट की एज को कम किया जाए। एक छोटा सा पॉइंट बना था कि रिटायरमेंट की एज को कम किया जाए, तो चीखें निकल गई लोगों की। हमने सुनी, आपने भी सुनी, आवाम ने भी सुनी। ऐसा ही है ना जी? आप ये दोनों मेरे साथ बैठे हैं, एक ये बैठे हैं और एक ये बैठे हैं, आपके ख्याल में इनकी उम्रें क्या होंगी? और जिस स्टेज पर ये रिटायर हुए थे उस वक्त इनकी उम्र क्या होगी?
46 साल की उम्र में एक मेजर रिटायर होता है, उसके बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके बच्चे बड़े करने होते हैं, उसकी वाइफ होती है, उसके रिश्तेदार होते हैं। तो यहाँ पर तो आपका वो शहर है जिसके अंदर आप जाके एक मेडिकल लैब की रिपोर्ट लेके आ जाएं, किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाएं, तो वो आपके मुंह पर मारेगा उठा के कि ये क्या लेके आ गए हैं, ये तो गलत रिपोर्ट है। तो मैं ये गुजारिश ये करता हूँ कि इसलिए वो सारे के सारे ऑफिसर्स, मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ ऑफिसर्स की यहाँ पर नहीं सेटल होती, वो पिंडी में जाके सेटल हो जाती है। आपके पास रास्ता कौन सा है? तो जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, कुछ लोगों के अपने काम थे, कुछ लोगों की अपनी मसरूफियात थी, तो हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तमाम एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर। तो सो ये प्योरली एक्स सर्विसमैन का अपना आइडिया है और हम अपने तौर के ऊपर ये जो है ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखें, बात ये होती है कि स्टेज्ड चीज़ें वहाँ होती हैं या कंट्रोल्ड चीज़ें वहाँ पर होती हैं जहाँ पर नॉर्मल निज़ाम नहीं चलता। मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, आप एक्स सर्विसमैन की हैसियत से कोई चीज़ हमसे पूछें इस स्टेट के ऊपर जो के अगेंस्ट जो चीज़ें हरकत में लाई जाती हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं, हम तीनों आपके उन सवालों को जवाब देंगे। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई हमें क्यों कहेगा, क्या हमारी अपनी थिंकिंग नहीं है? अगर एक्स सर्विसमैन की हैसियत से इसके ऊपर हम बात करते हैं, क्योंकि ये सेमी मतलब ना ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर एक तो गुजारिश मैं करता हूँ कि खुद मैं ज़ाती हैसियत में मैंने बड़ी एफर्ट की यहाँ पर जो है ना वो इसके लिए कि जी यहाँ पर CMH हो जाए, लेकिन यहाँ इशू ये है कि टेक्निकली CMH नहीं हो सकता। ये 52,000 जो रिटायर्ड बंदों की मैं बात करता हूँ ये पूरे ज़िले में फैले हुए हैं। एक तो ये बात हुई, दूसरा यहाँ पर जो MDS होता है ये इसमें ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। जो होते हैं ना फौजी फाउंडेशन, जो बेसिकली एक्स सर्विसमैन के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है फौजी फाउंडेशन। फौजी फाउंडेशन जो है ये उनको सर्विस प्रोवाइड करता है। CMH एज सच मतलब इनकी बाइफिकेट की हुई है ड्यूटीज़ CMH में और फौजी फाउंडेशन। तो फौजी फाउंडेशन वालों का यहाँ पर सेटअप एक बड़ा होना चाहिए था, लेकिन फिर बदकिस्मती ये है कि हमारा सिस्टम ऐसा है कि आपको चीज़ों को परसू करना पड़ता है। तो सर्विस में रह के तो आप चीज़ों को परसू कर नहीं सकते। फौजी फाउंडेशन का जो एग्जिस्टिंग यहाँ पर छोटा सा सेटअप है, उस सेटअप में एक डॉक्टर है। तो मैंने बहुत बड़ी एफर्ट्स करके इंडिविजुअल हैसियत से, फिर बात ये है कि चूँकि यहाँ पर रिटायर्ड ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद नहीं होते, बहुत कम होते हैं, उनके भी अपने अपने काम होते हैं। 46 साल की उम्र में जब बंदा रिटायर होता है तो उसने अपने बच्चों का पेट पालना होता है, तो उस लिहाज से वो फिर लोग अपनी अपनी ड्यूटीज़ पर चले जाते हैं। तो मैंने ज़ाती हैसियत में जो मैं कुछ कर सकता था वो मैंने किया है। अब हमने किया ये हुआ है कि जी फौजी फाउंडेशन का और जो हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है आज़ाद कश्मीर का, इस हेल्थ डिपार्टमेंट का एक आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। उस कॉन्ट्रैक्ट की लाइट में जो फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल का जो डॉक्टर था वो यहाँ पर DH2 में बैठा करेगा और वो सारे जो हॉस्पिटल वाले जो रिटायर्ड बंदे हैं वो सारे के सारे उसकी जब वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ एंजॉय किया करेंगे। लेकिन ये फाइनल स्टेजेस में है, जो ही हुकूमत की इससे अप्रूवल आ जाएगी तो ये सब सही चल पड़ेगा। अच्छा, दूसरा मैं एक और भी गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ, ये जो MDS है इसमें ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी होगी। तो जो वो इनकार नहीं करना चाहिए, प्रिंसिपली उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। नैरेटिव के ख़िलाफ़ जाती हो या नून लीग का जो नैरेटिव है वो पाकिस्तान या पाकिस्तान के जो सलामती के अदारे हैं उनके ख़िलाफ़ जाता हो, ऐसा आज अभी तक आपने बयान नहीं किया कि उन्होंने क्या किया है पॉलिटिकली। मतलब आप कह सकते हैं कि सियासी तौर पर आप जो मरवजा नैरेटिव चल रहा है, जिस तरह हुकूमत का PTI की गवर्नमेंट का जो नैरेटिव चल रहा है नून लीग के ख़िलाफ़, आप उसके स्पोक्समैन की पर्सन की हैसियत से बात कर रहे हैं या एक्स सर्विसमैन की हैसियत से? अच्छा, पहले बिल्कुल साफ इनकार करता हूँ PTI का, मैं बिल्कुल यहाँ पर पॉइंट नहीं लाऊंगा। दो बातें आपसे मैं करना चाहता हूँ जो कि मैंने कही हैं मुस्लिम लीग नून के बयानिया के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए। पहली बात तो ये मैंने कहा कि मुस्लिम लीग नून नोइंगली मुस्लिम लीग नून की मैं पार्टी की बातें करता तो पाकिस्तान में इस कॉन्सेप्ट जो मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नेंस का जो चक्कर था उसमें बहुत बड़े वोट लिए हुए हैं, लेकिन वो सब जो लोग ये बोलते हैं जिनका ये बयानिया है ये उस वोट बैंक को रिप्रेजेंट नहीं करते। एक तो बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात नहीं कर, वो सिर्फ चंद लोग हैं। अब मैं आता हूँ आपके उस क्वेश्चन की तरफ कि क्या कि इस बयानिया का वो कौन सा हिस्सा है जो मिलिट्री के अगेंस्ट है। मैंने ये गुजारिश ये की है कि इसका अब अच्छा मैं ये भी नहीं कहता कि ये नोइंगली करते हैं, इनको ये पता ही नहीं होता बुनियादी तौर पर, चूँकि हम जिस काबिल हैं ये वो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, तो वो नोइंगली या अननोइंगली ऐसी स्टेटमेंट देते हैं
जो कि एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट मिलिट्री के अगेंस्ट जाती है। मैं एस्टेब्लिशमेंट की को छोड़ दें, बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ मिलिट्री की। मिलिट्री कमांड का एक हमारा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कमांड और अंडर कमांड का बहुत करीबी और खून का लिंक होता है। यानी आप एक बंदा गोली के आगे जाके खड़ा हो जाता है कमांडर के कहने के ऊपर, तो आप अगर कमांडर को टारगेट करके तो डिस्क्रेडिट जब कर देते हैं तो वो कैसे गोली के सामने जाएगा। ये मेरा पहला नंबर 2 में ये बात करता हूँ। आपका एक बंदा वो आदमी जो कि हेल्म ऑफ अफेयर्स पर बैठा रहा हो, जो कि आपकी पॉलिसीज़ को इनसाइड से जानता हो, जिसके सामने से आपकी मिलिट्री की पॉलिसीज़ सिविल गवर्नमेंट अप्रूव करती है ना, उसके सामने से गुजरती हों। और ये पाकिस्तान वो वाइड स्पेशल मुल्क है कि जिसमें एक लॉ मेकर उठता है और उठ के तो आर्मी चीफ के ऊपर कमेंट करता है, पॉलिसीज़ के ऊपर कमेंट करता है कि हम स्पेशल लोग हैं क्या दुनिया में। और दुनिया में तो बेशुमार किस्म की मार्शल लॉ लगे हुए हैं, दुनिया में तो बेशुमार किस्म की सिविलियन डिक्टेटरशिप चलती है, दुनिया में तो बेशुमार किस्म की मिलिट्री डिक्टेटरशिप चलती है। सिविलियन एक बंदा सिर्फ नाम कर खड़ा होता है सामने आपके सामने दुनिया की सारी मिसालें मौजूद हैं। लेकिन हम ये वो वाइड मुल्क है कि जिसमें एक बंदा जो एक छोटा सा राज लेता है और उठ के खड़ा होकर तो आवाम के सामने ये बयान करना शुरू कर देता है कि मेरे पास राज है जी, मैं राज खोलने लगा। वो कौन सा राज? जाहिर दुनिया जानती है ना कि ये बंदा कीमती है, कि ये उस राज के थ्रू से गुजरा हुआ है। वो उठ के ये कहता है, बताता हूँ आपको मैं, अयाज सादक साहब उठते हैं, वो मैं नहीं समझता कि सादक हैं या क्या हैं, मगर उठते हैं तो वो ये कहते हैं कि जब अभिनंदन साहब आए थे तो आपके वहाँ पर, तो इसका क्या मतलब लेते हैं आप? मुझे एक बताएं, एक माइंड वाला बंदा क्या समझेगा इसके ऊपर कि इनका चीफ तो इतना कमजोर है। और भाई हमारे चीफ सुने, मैं एक गुजारिश करता हूँ आपको, पाकिस्तान आर्मी उतनी स्ट्रांग आर्मी है, दुनिया में इस जैसे स्ट्रांग आर्मी नहीं है। प्रोपोर्शंस के हिसाब से देख लें आप। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, किसी की जरूरत नहीं हुई अगले 10 गुना ज़्यादा मटेरियल लेके, 10 गुना ज़्यादा वेपन्स लेके, अम्यूनिशन लेके आपके सामने किसी की जरूरत नहीं होती कि कोई खड़ा हो जाए आपके सामने बात कर ले। और आपने देख लिया ना ये 27 तारीख वाला इंसिडेंट जो है, वो उनके पास दुनिया के सबसे जदीद हथियार मौजूद थे और उन्होंने वो ये समझ रहे थे, ये समझ के आए थे कि जी हमने यहाँ पर ये करना है, तो फिर कंटिन्यू करते हैं ना। वो हमने कहा ना, हमने आपको फलां जगह पर टारगेट किया, फलां जगह पर टारगेट किया, इनकार कर देना इस बात से। तो मेरी गुजारिश ये है कि जब आप घर के बंदे उठ के ये कहेंगे कि मैं टेबल पर बैठा था और मेरा बेटा ये बात कर रहा था, तो मैं तो उस पर बिलीव करूंगा, ये भी बिलीव करेंगे, वो भी बिलीव करेंगे। लेकिन एक बात गुजारिश करता हूँ आपसे, जिन चीफ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और उसके अंडर कमांड को भी बहुत अच्छे से तरीके से जानता हूँ, ये मैं आपको राज के बाद बताता हूँ। उनको पता है कि इनकी टांगें कहाँ कांपती हैं और टांगें किसकी कांपती हैं, हमारी कांपती हैं या इनकी कांपती हैं, ये उनको पता है सही तरीके से, जिसके लिए वो स्टेटमेंट दे रहा था। इंसान इस से मैं सिर्फ फौजी हूँ, आज तक मैं फौजी 10-12 साल मुझे हो गए कर रहा हूँ, मैं फौजी हूँ सीधा। मेरी फौज के खिलाफ बंदा बोले तो मेरा वो दुश्मन है, मेरे मुल्क के खिलाफ मेरा दुश्मन। सच्ची सी बात ये ईमानदारी बात है, मुल्क का दुश्मन हमारा दुश्मन। मुल्क है तो हम सारे हैं। मेरे 20 सोल्जर में मैं बड़े करीब से मैंने देखा है बॉर्डर को, दुश्मन को बड़े करीब से मैंने देखा है। कोई किटांगे में छोटा सा अफसर था इस पाकिस्तान फौज का, मैंने भी कमांड किया, बड़ा भाई 30 साल में कमांड पर अपना थोड़ा ऊंचा काइंडली। और मैंने देखा कि नई टांगें कामती, टांगें नहीं कामती हैं। अल्लाह का शुक्र है यार बेटा, जिस मुल्क के लिए, जिस मज़हब के लिए हमने हल्फ उठाया हुआ है, इसके लिए हमारी टांगें खुदा को दुआ रखे तो टांगें नहीं कामती। टांगें कमवाई हैं हमने, दुनिया देखा 90 से मैं फायर में था और 2003 में गालबन ये फायर थोड़ा बंद हुआ था और नई टांगें कामती हैं। ये कोई बयानिया क्या कहीं से लॉन्च हुआ है जो कह रहे हैं। और मुझे ज़्यादा दुख हुआ है कि हमारी फौज के खिलाफ, हमारे के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ कोई बंदा बात के लिए, अगर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है बड़ी साहब मुझसे सीनियर फौजी लिहाज से, अदरवाइज मुझसे जूनियर स्कूल के लिहाज से, मैं 75 से उनको जानता हूँ यार। ये जब वो सारी की सारी राइट फ्रॉम केयर टू जो हमारा बॉर्डर बनता है शाम का, मैंने सर्विस की है, तो मैंने देखा है कि दुश्मन कामता है अल्हम्दुलिल्लाह से। मेरा ख्याल है इन्होंने तो बड़ा अच्छा उसका दिया जवाब। मेरे ज़हन में भी 1-2 पॉइंट थे, मैंने कहा मैं भी आपसे कर लूँगा। बात यह है कि हम जहाँ आज यहाँ पे जो आपके सामने आए हैं, बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं, जो भी बातचीत कर रहे हैं, इसका एक एजेंडा है कि पाकिस्तान फ़ौज के बारे में बतौर इंस्टीट्यूशन कोई बात हम सुनने के लिए तैयार ना थे, ना हैं और ना होंगे इंशाअल्लाह। और मुझे पूरा ये मेरा जो यकीन है कि आपका भी जो दिल है उसके अंदर भी यही जो मैं कह रहा हूँ आवाज़ यही है
हमें अफसोस जो है वो इस बात का है कि मियाँ साहब 3 दफ़ा इस मुल्क के बड़े सबसे बड़े ओहदे पर रहे। ये कोई आम चीज़ नहीं है। एक ASI जो होता है ना, जब वो बनता है, या हम जो लोग होते हैं, छोटी सी मिलती है, अपॉइंटमेंट मिलती है, हम उस पर बहुत बड़ा समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी इज्जत दी है। उनके पास इस मुल्क के बड़े राज हैं, उनके पास आर्मी के भी राज हैं, उनके पास हर किस्म का राज था। जिस अंदाज में उन्होंने आके अक्टूबर में ये जो उनका जलसा था यहाँ पे गुजरांवाला में, इसमें जिस अंदाज में उन्होंने आके फौज के बारे में जो कुछ कहा, हम सब लोग उस बात की शदीद जो मजम्मत करते हैं कि हमारी फौज का जो बंदा भी है, खा वो इस वक्त हाजिर है या रिटायर्ड है, उसका रैंक जो भी है, छोटा है या बड़ा, उन सब को मतलब इस बात से शदीद जो है ना वो दुख हुआ है। और हमें ये बात आपसे कहनी है कि कोई भी हो जमात, कोई जमात हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। आपने जो है ना, हम भी चूँकि यहाँ पे रहने वाले, हमारा भी कुछ ज़हनी तौर पे होता है, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ कि आज जो हम यहाँ बैठे हैं आपके सामने, कोई जमात हमारी नहीं है, एक जमात है, वो है पाकिस्तान फौज की एक्स सर्विसमैन, यानी हम उसके नुमाइंदगी जो यहाँ पे आपने कर रहे हैं। एक सवाल यहाँ से आया था कि आप लोग इतने लोग हैं, 52,000 हैं, तो यहाँ पे इतने क्यों, अपने बहुत कम से लोग आए। आप खुद जानते हैं सारा कि हमारे लोग यहाँ तो नहीं होते ना। आज जो भी लोग अवेलेबल थे, अभी अगर हम आज कहें जाके, वो जिस तरह होता है कि जी आपने कल आना है, हमने ये, वो बात नहीं है। इनफैक्ट एम वाज के आप तक हम अपना जो है वो एक पॉइंट था अपना वो पहुँचाएँ, और यही पॉइंट है हमारा, और यही बात आपसे इल्तमास भी है कि हमारा पॉइंट आगे पहुँचाएँ कि भाई पाकिस्तान की जो फौज है तो ये भी है अपने मुल्क है। अगर फौज नहीं है, फौज में अपने स्ट्रेंथ उस वक्त होगी जब आप लोग उसके साथ होंगे। आप अगर कहें आज आपके सामने हिंदुस्तान है, उसकी 8 लाख फौज यहाँ पे है कि नहीं है? 8 लाख फौज कुछ भी नहीं अपने कर सकती, चूंकि उसके खिलाफ यहाँ के अवाम। सवाल आपका बहुत अच्छा है, और ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी इमेच्योरिटी है। सवाल इसके कि इमेच्योरिटी हो, जहाँ पर मेच्योरिटी होती है ना, वहाँ पर हम इस तरह की बात करते हैं। ये है एक बात। दूसरी बात ये है कि हमने अपने आप को करप्शन, झूठ, फ्रॉड में इतना मुलव्वस कर देते हैं कि हमें फिर चाहिए होती हैं स्केप गोट्स। तो स्केप गोट्स की तलाश में हम कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। ये सिंपल मैं 2 लफ्ज़ों में आपके सवाल का जवाब। थैंक यू सर। थैंक यू। अंदर जो है ना इतनी ज़्यादा जो है ना वो तादाद है, तो इस सिलसिले में जिनका ताल्लुक फ़ौज के किसी भी रैंक से है, चाहे सिपाही से लेके जो है ना वो जनरल तक के लोग हैं, कम से कम यहाँ पे मैक्सिमम तादाद को होना चाहिए था। क्योंकि मेरा ताल्लुक भी फ़ौज के साथ है, तो मुझे 2-3 चीज़ें आपको इस फोरम से बताना ज़रूरी। एक तो ये है कि हमारी एक्स सर्विस मैन जो है वो बिल्कुल गैर फ़ाल रही है। मुझे फ़ौज को छोड़े हुए तकरीबन 14 से 15 साल हो गए हैं। मैंने 15 साल में कोटली में किसी भी फौजी की वेलफेयर होते हुए नहीं देखी, चाहे वो सिपाही है चाहे वो जर्नैल है। मैंने लोगों को, फौजियों को धक्के खाते हुए देखा है, चाहे वो बेचारे किसी भी महकमे में गए हों, थाने में गए हों, कचहरी में गए हों, वो धक्के ही खा रहे होते हैं। इस फोरम का, being a journalist, retired from Pakistan Army, served in Army for more than 10 years, मैं इन लोगों से हमेशा कोशिश रही है कि किसी ना किसी तरह राब्ते में रहूं। अभी हमारी एक्स सर्विसमैन बनी है मुजफ्फराबाद में, मेरा ख्याल है फ्लू, और ये यानी जो उन्होंने नाम रखे हुए हैं उस नाम से फ़ौज को बुलाएं। तो क्या ये हमारे कमांडर्स की कमज़ोरी है, या हम लोगों की कमज़ोरी है, या हमारी गवर्नमेंट की कमज़ोरी है? ये कमज़ोर कौन है? क्यों उनको एक्शन लेने पे मजबूर नहीं किया जाता? क्या अल्ताफ़ हुसैन को 15 से 20 साल तक छूट क्यों दी गई?
अगर उसको आपने उस वक्त 20 साल 25 साल छूट ना दी गई होती और कराची में जो हज़ारों और लाखों लोगों को टर्मिनाइज किया गया, वहाँ पे हमारे आर्मी ऑफिसर्स और हर शोबा और हर रैंक के लोगों को ब्रूटली वहाँ पे टॉर्चर किया गया और इवन वहाँ से पोस्ट आउट होने के बाद मर्डर भी किया गया, तो आज दूसरा अल्ताफ हुसैन पैदा ना होता। तो मैं स्ट्रांगली इस चीज़ को कहता हूँ सर कि प्लीज़ इसके ऊपर एक हमारी थॉरो पॉलिसी होनी चाहिए, और जो मुझे प्लीज आप 1 मिनट, जो इस तरह की कोई बात करे, जी जी, जो इस तरह की बात करे उसको सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए, ठीक है। कारेमत सेठ ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से हमने पूरा केस तैयार करके, ये जो आप बात कर रहे हैं मैं आपके रिवर्स से शुरू कर रहा हूँ, यानी जो आपके आखिरी बात चल रहा हूँ उसकी तरफ से मैं पीछे ले जाऊँगा आपको पता है ना कितने टेररिस्ट को हम उनके पास लेके गए शहादतों के साथ, सबूतों के साथ। एक बंदा उठता है और एक पेन से उस सबको स्ट्राइक डाउन कर देता है। अयाज सादक, देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप तो फौजी हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं अगर आपके पीछे खड़ा हुआ हूँ ना एक ब्रिगेडियर की हैसियत से, और मुझे ये पता है कि आप कौन सा लफ्ज़ कहेंगे तो आप फंस जाएंगे, तो मैं आपको समझा दूंगा कि ये लफ्ज़ नहीं कहना, इतना शार्ट रहना है कि आपको कोई अदालत पकड़ ना ले। ये है उसका बैकग्राउंड। आपने, आपकी अदालत नहीं है, अदालत किसी और की है। पिछले इतने अरसे से चीज़ों को इस तरीके से प्लान किया गया है कि आप हर जगह से बच जाएं। आप एक जगह से पकड़े जाएंगे, दूसरी जगह पर जाके बच जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट के पास जुडिशरी नहीं है। जुडिशरी है जिसको आप सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट। तो आप जब इन लोगों को वहाँ पर लेके जाते हैं तो आपको तो पता है ना कैसे कैसे लोग किस तरीके से छूट गए। वो तो उसको बाद में अंडू किया सुप्रीम कोर्ट ने किसी हद तक, बट वो तो चले गए आपके दूसरे बच्चों को ज़बह करने के लिए। ये है आपका आखिरी पोर्शन का। अब मैं आता हूँ उस चीज़ के ऊपर, एक्स सर्विसमैन जो है ना, वो जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है, जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है वो सिर्फ अफसर्स की है। एक ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आल्दो इस फोरम का ये हिस्सा नहीं है। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी अफसर्स की है और अफसर्स ही उसके अंदर शामिल होते हैं। सो हम उसका हिस्सा हैं। एक तो बात ये हो गई। जहाँ तक दूसरे लोगों का ताल्लुक है, मैं उन लोगों को ज़ाती तौर पर बादर नहीं करना चाहता था। हर बंदे के काम होते हैं। आज के आप देखें कोटली में हम क्या कह सकते हैं, ये गुर्बत की लकीर के किस जगह पर वाक़या हैं ये लोग। तो मैं उन सारे लोगों को किराया दे के तो निकाल से लाऊँ यहाँ, तथा पानी से ही लेके और यहाँ, और मोस्टली ये लोग याद रखें शहर के नहीं है, ये सबर्बन एरियाज़ के हैं। तो उनको लेके आऊँ, उनसे कांटेक्ट करूँ, ये बहुत बड़ा चीज़ है। और फिर यहाँ पर आके बैठने का मकसद नहीं है, क्योंकि जो बात मैं कर रहा हूँ ये कोटली के किसी सिपाही से भी अगर आप पूछ लेंगे ना तो वो भी आपको उस सवाल का यही जवाब देगा। ये थिंकिंग है पैट्रियट लोगों की, ये थिंकिंग आपकी है, आप में से हर बंदे की ये थिंकिंग है और हर बंदे का यही जवाब है। सो दूसरी जो चीज़ है इस एसोसिएशन के बारे में जिसके पर आपने बात की, इस तंजीम साजी में फिर लोगों को आगे आना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कुछ मतलब ना अपनी तरफ से कुछ चीज़ों के ऊपर बातचीत होती है, तो तब जाके जो है ना वो अपना वक्त निकालना पड़ता है, पैसे निकालने पड़ते हैं, तब जाके जो है ना ये चीज़ें इकट्ठी होती हैं। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कोई सिस्टम है नहीं जिसमें आप एक्स सर्विसमैन को, और मैं ये समझता हूँ कोटली के हद तक इसको होना चाहिए था। और लेकिन फिर चूँकि ये आप एक एसोसिएशन बनाते हैं, उसके अगराज़ मकासद होते हैं, लोगों को अपना टाइम निकालना पड़ता है, लोगों को अपने बच्चों को छोड़ना पड़ता है, सारी चीज़ों को, और टाइम दे के फिर आप वो करते हैं। सो मैंने उस तरफ नहीं किया, लेकिन शायद किसी स्टेज के पर ये भी करना पड़ेगा, मैं करूँगा। अगली बात, एक और मैं इंसिडेंट आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक, आप चूँकि फौजी हैं इसलिए मैं जा रहा हूँ, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता था, बहुत शार्ट ब्रीफ लफ्ज़ों में मैं बाकियों के लिए गुजारिश करूँगा। यहाँ पर एक फौजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हमारी 46 बच्चियाँ एक क्लास में और 46 बच्चियाँ दूसरी क्लास में पढ़ती थीं। यहाँ से ये उठाया गया, फौजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फौजी फाउंडेशन का था, यहाँ से उठाया गया और इसको लेके जाया गया बेम्बल।
मैंने अपनी ज़ाती हैसियत में मीडिया में, सोशल मीडिया में जनरल गिलानी से जाके ज़ाती हैसियत में मिल के उनसे रिक्वेस्ट की कि खुदा के लिए इस इंस्टीट्यूट को यहाँ पर रहने दें। मैंने चूँकि जनरल बनना था, मैं जनरल नहीं बन सका, प्रमोट नहीं हुआ, तो जहाँ पर अगर मैं जनरल होता तो आप इसको अपग्रेड कर देते यहाँ पर। ये वैसे मैंने ये लाइटर मूड में उनसे कहा सिस्टम फौज का इस तरह का नहीं है, बट चूँकि यहाँ पर वो समझते थे, उनके ख्याल में यहाँ ज़रूरत नहीं थी, तो उन्होंने यहाँ से उठाया। तो मैंने इंडिविजुअली ये बाईपास के ऊपर ये फौजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, जिसके अंदर 15 सरकारी कोटली शहर के मुलाजमीन भी थे, वो भी सारे फारग हो जाते। एक मेजर हमारा रिटायर्ड वहाँ पर उनका इंचार्ज भी था। ज़ाती हैसियत में मैंने तकरीबन 6 महीने की तकदो के साथ उसको रिटेन करवाया था यहाँ पर। तो जो मैं कर सकता हूँ, अब ये जो मैंने हेल्थ का आपको बताया है कि जी हेल्थ का एक एग्रीमेंट हमने करवाया है, जो कि फौजी फाउंडेशन के दरमियान और आज़ाद कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट सेक्रेटरी हेल्थ के दरमियान करवाया। अब देखिए इसके ऊपर भी तो कहीं एफर्ट्स हुई है ना, तो मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं जो कर सकता हूँ वो मैंने किया है। अब प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ ये 52,000 लोग हैं और एक तरफ वो 7.5 लाख आवाम है, जिसके लिए आपको पता है कि कोटली लावारिस डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ जिस सिटी के अंदर 25% लोग हेपेटाइटिस सी के पेशेंट हों, उस शहर का वारिस क्या होगा फिर? मुझे एक बात बताएं। तो मैंने एक दूसरी तरफ से भी आवाज़ शुरू की हुई है। तो एक मैं ये गुजारिश आपसे ये करता हूँ कि मेरे साथ मिल जाएं, तो मैं आपको कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा जो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, और जो आप लोग मेरे साथ मिलकर करेंगे वो करके इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। इंशाल्लाह। ठीक है ना? ठीक है। देख सकते हमें